नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं हितेंद्र भदौलिया। आज विश्व एड्स दिवस है, यानी जैसे पूरा नाम जिसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दुनिया भर में करीब 4 दशक पहले जब इस रोग ने अपनी आमद दी थी, तो इसको लेकर इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी। मगर भारत जैसे देश और कुछ और दूसरे पिछड़े दुनिया में जब ये पहुंचा, तो इसको लेकर कई सारी भ्रांतियां एक के बाद एक आती रहीं और कुछ समय तक ये अछूत या ऐसी तरह की चीज़ों के साथ में होता था जिसको लेकर भेदभाव बहुत देखने को मिलता था। मगर बीते कुछ वर्षों में स्वास्थ्य संगठनों ने और स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरह से इस पर जागरूकता काम किया है, उसके बाद समाज में इसको लेकर कई सारी चीज़ें बदली हैं। तो इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए आज विश्व एड्स दिवस पर अशोकनगर के डॉक्टर अशोक कुमार साकवार जो एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को देखते हैं, उनको लेते हैं। सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले धन्यवाद। और आपका स्वागत भी है। तो आज हम इस पर थोड़ी सी बातचीत लोगों के लिए कर रहे हैं ताकि लोग समझ सकें जिसको लेकर हुआ हमारे यहाँ जो बना रखा है उसको। तो पहले तो ये कि अशोकनगर की अगर हम बात करें तो कितने मरीज इस समय अशोकनगर में एड्स को लेकर हैं? अशोकनगर में इस समय जी 346 मरीज हैं, जिसमें से 261 पुरुष हैं और 85 करीब महिला हैं। और अगर हर साल के हिसाब से देखें तो हर साल कुछ नए लोग जुड़ रहे होंगे। हाँ, नए लोग जुड़ते हैं और तो पुराने इस बार लोग भी हैं। कितने नए लोग डिटेक्ट किए हैं आप लोगों ने? इस साल के लिए 340 हैं जो अपने पास। आप कुछ बता पाएंगे कि अशोकनगर जैसे छोटे जिले में जो 2003 में जिला ही बन पाए, तो पहला मरीज कब आया था हमारे यहाँ और तब से जो है इसको किस तरह से आप नियंत्रित कर पा रहे हैं? तो मैंने अभी इस साल ज्वाइन किया, तो इस जी। साल की मैं जानकारी दे पाऊँगा चलिए ना। तो जी चलिए, अभी जो आप लोग इसमें ट्रीटमेंट जो करते हैं, जी तो जो लोग अभी आए हैं पहले हम उनसे बात कर लें। हम देखते हैं कि महिलाएं भी होती हैं, कुछ बच्चे भी एड्स में आ जाते हैं, कुछ अलग अलग तरह के लोग हैं। हमने कुछ दिन पहले एक खबर की थी जिसमें जेल में जो कैदी थे उनमें बहुत बड़ी संख्या में ये लोग आए थे। और पूरे प्रदेश में एक बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारे यहाँ जो एड्स रोगी हैं शायद वो इंजेक्ट वाले ही ज़्यादा लोग हैं। तो क्या एक बड़ा मेजर कारण अशोकनगर में है ये? अशोकनगर में जो मेजर कारण जहाँ तक समझ में आया है, ये ड्रग इंजेक्टेबल ड्रग्स यूजर हैं कुछ, जी, जिसका कारण जो है ये ज़्यादा संक्रमण के चांस है यहाँ पर। लगभग इसमें से अगर हम एक रेशो देखे जाएं तो उस कारण से आने वाले कितने लोग होंगे? कभी 70% लोग हैं जो मतलब ये सिर्फ वो लोग हैं जो नशे नशे के नशे कारण। की आदि करते हैं। इसमें अगर हम पहले थोड़ी इसकी भ्रांतियों पर चर्चा कर लें तो जब ये शुरुआत हुआ था तो इसको लेकर लोगों में बड़ा डर भी था और तमाम सारी चीज़ों को लेकर भ्रांतियां भी थी। जी जी। तो वो किस वजह से आती थी? तो उस समय इतने लोग नया था, लोग इतनी जागरूकता नहीं। अब जो इसमें बहुत सारे क्षेत्र में काम हुए हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और सभी संगठनों ने इसमें काम किया है जागरूकता का। हाँ जी, इसलिए तो अब लोगों को जानकारी हो रही है, तो लोग उसको अपना भी रहे हैं और उस बारे में सीख रहे हैं। जी, तो इसमें एक चीज़ जो होती है कि जिन 3-4 चीज़ों से होती है, एक तो वो कारण और उसमें जो लैंगिक रूप से जो संक्रमण इसका होता था उसको लेकर भी कई सारी भ्रांतियां हैं। हाँ, इसके लिए हैं भ्रांतियाँ, तो उसको हम शिक्षा के द्वारा उनको जागरूक करते हैं कि सही बिहेव कैसे रखें, अपना संतुलित जो है आचार कैसे करें और जी, प्रोटेक्शन कैसे लें, ये जानकारी दी जाती नहीं, है। जब आप लोगों को डिटेक्ट करते हैं तो उसमें ये समझ में आ जाता है कि इसको जो एड्स हुआ है वो किस कारण से वो होता हम है। उसमें काउंसलिंग करते हैं, तो उस दौरान उससे बातचीत करते हैं और वो सारी जानकारी लेते हैं कि भाई इसको क्या कारण हो सकता है, किस प्रकार से इसको संभावना हो सकती है। मतलब मेडिकली हम ये नहीं बता सकते कि वो किस वजह से उसको एड्स हुआ है। हाँ, मेडिकली ऐसा बताना संभव नहीं होता है। चलिए, एक चीज़ और इसमें ये जानना चाहेंगे कि आप और सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पर काम कर रहा है। तो शुरू में जो रेशो आ रहा था मरीजों का, क्या वो बढ़ रहा है, स्थिर है या घटा हुआ है वो? नहीं, अब पहले से तो कम हो रहा है। जी लोग जागरूक हो रहे हैं जी। और टेस्ट करा के ट्रीटमेंट भी लेते हैं इसके लिए। अच्छा, इस पे आप खुद तो चला ही रहे हैं, कुछ जी। समाजसेवी संस्थाएं भी इसमें अब काम कर रही हैं, जी। जेलों में भी जो लोग बंद हैं उन पे भी काम कर रहे हैं। तो ये जो लगातार आप काम कर रहे हैं तो इसके बाद कुछ वर्षों की तुलना में जो मरीज हैं उनमें कुछ बदलाव देख रहे हैं क्या? उसको लेकर जो भ्रांतियां थी या जो अंधविश्वास थे वो कम हो रहे हैं जी, क्या? इसमें अब पहले से काफ़ी सुधार हुआ है और लोग आके बताते हैं, अपना फीडबैक देते हैं जी। और अच्छा रिजल्ट मिल रहे हैं इसका। अरे, एक चीज़ इसमें ये जानना चाह रहे हैं, तो जब पहली बार आदमी इसको डिटेक्ट आप करते हैं तो उसके लिए एक बड़ी चीज़ होती है, तो उस समय उसको संभालना एक कठिन काम हाँ होता जी, है। इसके लिए हम फिर वो प्रॉपर हमारे जो काउंसलर हैं, काउंसलिंग करते हैं, उसको समझाते हैं और ये जो टेस्ट कराते हैं, उनको वॉलंटरी टेस्ट होते हैं, तो जी। उनको समझाने से वो लोग तैयार भी हो जाते हैं और करते भी हैं। क्योंकि इस पूरी वो जो एड्स को लेकर बातचीत होती है वो गोपनीय रखते हैं, जी, लोगों के नाम भी नहीं आ पाते। जी। तो ऐसे में नए लोगों तक वो ना पहुंच पाए तो उसके लिए कितनी चुनौतियां होती हैं? हाँ, नए लोगों को थोड़ा-सा जो
शिक्षित हैं उनको आसान होता है समझाना जी। ये सारी चीज़ें, और बाकी उन लोग अन्य को भी उसके समझ के हिसाब से समझाना पड़ता है। चलिए, तो हमारे साथ में जो अशोकनगर जिला चिकित्सालय में एड्स काउंसलर है ब्रजभूषण यादव जी, ब्रजपाल यादव जी, तो आपसे भी ये जानना चाह रहे हैं कि क्योंकि सबसे पहला जो है मुकाबला वो आपसे ही होता है, उनकी मुलाकात होती है, तो कितने उद्वेलित होते हैं, कितने परेशान होते हैं जब आदमी को पता चल जाए कि मुझे एड्स हो गया? सर परेशानी तो काफ़ी होती है उनको, और उसके अलावा वो सोचते भी हैं कि अब मैं बच पाऊँगा या नहीं बच पाऊँगा, तो इसका क्या निदान है। तो मैंने तो सुना है कि HIV एक ऐसी बीमारी है, जानलेवा है, तो प्रॉपर उसको बताया जाता है। उसको ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे कई लोग पॉजिटिव हैं, पिछले वर्षों से जो दवाइयाँ खा रहे हैं, लगातार ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, वो एक सामान्य जीवन यापन अपना कर रहे हैं। और दवाइयाँ नियमित आप खाते रहेंगे तो आप जो सामान्य व्यक्ति का जीवन है उसी तरह आपका जीवन भी व्यतीत होगा। अच्छा, इसमें होता क्या क्या, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है या कौन कौन सी परेशानियां होती क्या है? इसमें मेन क्या रहता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, और दूसरा उसका ये रहता है जैसे व्यक्ति को लगातार उल्टियाँ होना, दस्त होना, बुखार आना और वजन का भी कम होना, तो ये सारे लक्षण उसके रहते हैं। लेकिन उसको अपन उसकी बॉडी के आधार पे या स्वास्थ्य को लेके हम किसी तरह पहचान नहीं सकते कि उसको अच्छा, इसमें HIV। एक बात ये कही जाती है कि एक बार जिसको एड्स हो जाए तो उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और छोटी सी भी बीमारी पर वो जानलेवा हो जाती है। हाँ, यही एड्स है। जी। इम्यूनिटी कमजोर हो गए उसको कई बीमारियों का एक घड़ा बन जाता है, जैसे टीबी हुई, निमोनिया हुआ, और भी कई प्रॉब्लम हुई, शुगर बढ़ गई उसकी, बीपी हुआ। मतलब पर्टिकुलर एड्स कोई अपने आप में एक बीमारी नहीं है? नहीं, उसका एड्स बीमारी नहीं है, वो तो HIV का संक्रमण है, जो दवाई नहीं खा रहा, ज्यादा मात्रा में वो बढ़ रहा है, उसके बाद कई बीमारियों का घड़ा होना ही एड्स है। अच्छा, जो लोग HIV पॉजिटिव हो जाते हैं जी, तो वो लंबी जिंदगी जीने के अलावा फिर वो किस रेशे में दूसरे पर वो प्रभाव छोड़ते हैं, मतलब उनसे कितने लोग और संक्रमित हो पाते हैं? ये अभी तो क्या है, जैसे अभी NACP5 इसका फेस चालू हुआ है, उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया है ये कि यदि व्यक्ति लगातार दवाइयाँ खा रहा निरंतर, तो उसके बाद उसको 10% ही चांस HIV संक्रमण फैलने के रहते हैं उससे। तो इसलिए वो लगातार दवाई खाएगा तो HIV संक्रमण नहीं होगा दूसरा मतलब व्यक्ति ये उससे। समझे कि अगर किसी HIV पॉजिटिव आदमी की इंजेक्शन या कुछ किसी दूसरे स्वस्थ को हो जाए तो उसकी संभावना है, अगर वो दवाई खा रहा है तो कम हो जाएंगी। कम हो जाएंगे, दवाई खा रहा है तो बहुत कम हो अच्छा जाएगा। डॉक्टर साहब, एक चीज ये पूछना जरूर चाह रहा था कि हर बार जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन और सरकार है, स्वास्थ्य विभाग एक पर्टिकुलर मूवमेंट चलाती है एड्स दिवस को, तो इस बार का कुछ खास? इस बार के लिए हमने ये मैंने डिसाइड किया है कि समुदाय को आगे करना है। जी। जो जोखिम में होते हैं, समुदाय खुद से डिमांड करे और आगे आके लीड करे, और इसका अवेयरनेस के लिए मतलब आप ये चाह रहे हैं कि ऐसी जागरूकता लाई जाए कि लोग खुद जो है HIV पर काम करें, वो आके बात करें उस पर, और अगर नहीं है तो कोशिश करें कि अगर उनको हो रही है या वो उस पर जांच कराएं। इस तरह मतलब जिस तरह का आप काम कर रहे हैं वो लोग काम करें उसी तरह। तो आपके पास जब लोग आते हैं तो उनका जांच का सिस्टम होता कैसा है? आपको कुछ सिम्टम्स के आधार पर आप उनके एड्स की जांच कराते हैं या लोग खुद मांग करते हैं? अभी क्या है, जैसे कि जन जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं कई जगह, तो लोग सक्षम हो रहे हैं, उन्हें बताया जा रहा है कि स्वयं जाकर अपनी HIV टेस्टिंग करवाएं। उसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि व्यक्ति को पता नहीं है, हो सकता है मुझे ये HIV हो या दूसरे व्यक्ति को, जब तक वो HIV टेस्ट नहीं करवाएगा तब तक उसका संक्रमण की जानकारी नहीं होगी। तो सेल्फ डिपेंड भी 10% लोग, 20% लोग आ रहे हैं जो स्वेच्छा से टेस्ट करवाने आ रहे हैं। कुछ समुदाय खतरे में रहते हैं, जैसे कि सर ने अभी बताया कि समुदाय के लिए ये इस बार की थीम्स है। तो जैसे इंजेक्टिंग ड्रग्स यूजर, तो उसके लिए एक कार्यक्रम चलता है गवर्नमेंट का, मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति से, जो TI परियोजना है, उसमें जो लोग रहते हैं इंजेक्टिंग ड्रग्स वाले, एक उनका टारगेट रहता है, तो वो लोग तो 100% उनको भेजते ही हैं हमारे यहाँ टेस्टिंग के लिए, तो वो तो उनका लक्ष्य रहता है, उससे वो निकल के आते हैं। गर्भवती महिलाओं की बात करें तो 100% गर्भवती महिलाओं की कंपलसरी HIV टेस्टिंग है, क्योंकि उससे उसके होने वाले शिशु को खतरा हाँ, एक कारण ये भी होता है फैलने का, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को हो सकता है। यदि उसका पहले ही टेस्ट हो गया, जानकारी मिली और संक्रमित भी है, तो उसका बच्चा संक्रमित होने के बहुत कम चांस है, क्योंकि वो टेबलेट लेना शुरू कर देगी ART तो दवा। अभी आपने जो TI का नाम लिया उसके तहत कल्पतरु जो संस्थान है अपने यहाँ, उस पर प्रिवेंद्र काम करते रहते, तो एक बड़ा टास्क आपके पास भी होता है कि जो लोग संक्रमित हो गए उनको फिर आपको जो है स्क्रीनिंग भी करना है, उनको जो है काउंसलिंग भी करना है, तो ये काम कितना कठिन होता है, कितना दुश्वार है? सर ये बहुत दुश्वार नहीं है, क्योंकि MP-SAC का पूरा एक गाइडलाइन है, उसके निर्देशन और उसके नियंत्रण में हम लोग, हमारी संस्था, हमारी परियोजना कार्य करती है। तो
मैपिंग होती है, उस मैपिंग में एड्स नियंत्रण अधिकारी, आईसीटीसी काउंसलर, एसटीआई काउंसलर इत्यादि सब लोग मिलके एक एमपी सैक को बताते हैं कि इस ज़िले में ये स्थिति है। उसके अनुसार हमारी परियोजना को टारगेट मिलता है। तो जैसे इस वर्ष हमें हमारा जो लक्ष्य है आईडीयूज़ का वो 250 है, तो उस 250 हमारा लक्ष्य है, तो उसके अनुसार हम लोग कम्युनिटी से कुछ ऐसे लोग जो कम्युनिटी में रहते हैं और जो थोड़ी सी बेहतर स्थिति में उनके बीच रहते हैं और उनकी अपेक्षा जो बेहतर है, तो उन लोगों को हम चुनते हैं। उनके माध्यम से हम लोग कम्युनिटी में जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उनको काउंसलिंग प्रदान करते हैं, उनको समझाइश नहीं, देते इसमें हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले देखा था कि जेल में जो बच्चे मतलब नए उम्र के लोग थे, उसमें ज्यादा लोग आए थे और वो सबके सब स्नैक चीज जैसे अपन नसेलची बोलते हैं वो थे। जी। तो वो वहाँ जाकर कर पाना कितना मुश्किल हो पाता है, वहाँ कैसे कर पाती है? नहीं, जेल में जो कैदी हैं या जो ड्रग यूज़र हैं, उनके लिए प्रोग्राम अलग है, उनके लिए अलग परियोजनाएँ हैं, उनके बारे में आपको नहीं तो आईसीटीसी वहाँ से काउंसलर जब छूट के बढ़िया आते हैं तब आप उन पर काम करते हैं? हाँ, हम उनके फिर वो हमारे पास आते हैं, या जेल में जाने से पहले वो यदि ड्रग यूज़र कोई व्यक्ति होता है, तो वो यदि हमारे संपर्क में आता है तो हम उसको रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद उसको काउंसलिंग प्रदान करते हैं कि ये जो इंजेक्शन से आप जो ड्रग ले रहे हो, जो शेयरिंग से आप ड्रग ले रहे हो, इसके माध्यम से आपको एचआईवी का खतरा है, आपको एचआईवी हो सकता है। क्योंकि एचआईवी फैलने का एक मुख्य कारण ये है कि जो यूज़ की हुई सुई है, यदि वो संक्रमित व्यक्ति की यूज़ की हुई सुई है और यदि वो स्वस्थ व्यक्ति उसको यूज़ करेगा, तो उसको निश्चित तौर पर एचआईवी का खतरा है। तो ये समझाइश उसको देते हैं। तो इसके माध्यम से उनको उनकी फिर एचआईवी स्क्रीनिंग हम करवाते हैं। एचआईवी स्क्रीनिंग के बाद यदि लगता है कि स्क्रीनिंग में मान के चलिए कुछ संदेह लगता है कि हो सकती है इसको एचआईवी, ये पॉजिटिव हो सकते हैं, तो हम उनको रेफ़र करते हैं फिर आईसीटीसी वो में। का वो काम जो है हाँ। जो एड्स काउंसलर या नियंत्रक होते हैं उनके पास आ जी, जाता है। जी, जी। चलिए, तो ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है, चेन है, जिसमें सरकारी, गैर सरकारी और अर्ध सरकारी लोग हैं। तो एड्स को लेकर आप लोगों ने हमारे दर्शकों के बारे को अच्छी चीजें बताई, उसको नियंत्रण करने में और फैल ना पड़े उस सब के लिए। तो आप तीन हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों को तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या